सभी मित्रों को नमस्कार। साथियों, जिस तरह से आप लोग किशन पटनायक जी पर केंद्रित इस एकाग्र को पसंद कर रहे हैं, इसके साथ देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों से जुड़ रहे हैं, सचमुच हमें भी काफी खुशी हो रही है कि इस तरह का एक सुचिंतित एकाग्र संभव हुआ और यह संकल्पना आप सभी के साथ साझा हो रही है। मित्रों, किशन पटनायक जी पर केंद्रित एकाग्र की यह 5वीं कड़ी है और इसमें आज हमारे साथ नवीन जी जुड़े हुए हैं। वे किशन पटनायक जी के साथ काफी समय बिताए हैं और सामयिक वार्ता का प्रकाशन जब मुजफ्फरपुर से हो रहा था, तब उसके पीछे नवीन जी का गहरा योगदान रहा। बाद में नवीन जी बिहार के कुछ अलग अलग हिस्सों में रहे और वहां भी कई महत्वपूर्ण गोष्ठियों के आयोजन और उनमें किशन पटनायक जी की भूमिका के पीछे भी नवीन जी काफी सक्रिय रहे। उन्हें बुलाने से पूर्व एक छोटी सी बात, कुछ ऐसे उद्धरण जो किशन पटनायक जी को समझने में सहायक हैं और हम कोशिश करते हैं कि उन पर कुछ इस तरह की बातचीत होती रहे। एक महत्वपूर्ण पुस्तक है भारतीय राजनीति पर एक दृष्टि, गतिरोध, संभावना और चुनौतियां। किशन पटनायक जी की इस पुस्तक का संपादन अशोक सेक्सरिया और सुनील जी ने किया है। इसमें जिस तरह से इन दोनों संपादकों ने भूमिका लिखी है और किशन पटनायक जी की दृष्टि को, उनके मंतव्य को समझा है, वह महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र की जो अपनी उसकी जो सार्थकता है और उसके साथ उसमें अंतर्निहित कई ऐसे विरोधाभास हैं जिसमें लोकतंत्र की वह संकल्पना पूरी तरह से हाशिए तक नहीं पहुंच पाती है, देश के सभी हिस्सों को नहीं जोड़ पाती है। तो इन पर किशन पटनायक जी किस तरह से विचार करते हैं, इसकी ओर अशोक जी ने और सुनील जी ने बड़े अच्छे तरीके से लिखा है। किशन पटनायक निरंतर लोकतंत्र को भारतीय परिवेश में देखते रहे, एशियाई परिवेश में देखते रहे और पश्चिम का लोकतंत्र और एशियाई विकासशील देशों के लोकतंत्र में किस तरह के फर्क हैं, कहाँ क्या समस्याएं हैं, इस पर विचार करते रहे। तो एक दो अंश इस संपादकीय से लेता हूं और इसके बाद हम सीधे नवीन जी के पास चलेंगे। आप जानते हैं कि भ्रष्टाचार शुरू से ही हमारे देश की राजनीति की एक बड़ी समस्या है और इसके कारण से आम जन तक जो पहुंचने वाली सुविधाएं हैं वह बहुत बाधित हुई हैं। भ्रष्टाचार पर निरंतर किशन पटनायक जी विचार करते रहे हैं। इस पुस्तक में भी, जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, भारतीय राजनीति पर एक दृष्टि, वहां भी ऐसे कई आलेख हैं। अशोक सेक्सरिया और सुनील जी इस पुस्तक के संपादकीय में लिखते हैं, मैं उसे पढ़ता हूं। भ्रष्टाचार और हमारे राजनेताओं, नौकरशाहों का नैतिक पतन हमारे समय की एक व्यापक समस्या है। इस पर चर्चा तो हर जगह होती है, लेकिन हमारे बुद्धिजीवियों ने इसे अपने विमर्श का हिस्सा नहीं बनाया। इसके कारणों का गहराई से विश्लेषण करते हुए इसका निदान खोजने की जरूरत उन्होंने नहीं समझी। वामपंथियों के लिए तो शायद यह एक सतही समस्या है। जब कोई बड़ा घोटाला सामने आता है तो उस पर हल्ला मचता है, कुछ दिन वह अखबारों की सुर्खियों और टीवी की चर्चा में रहता है, फिर बात आई गई हो जाती है। किंतु किशन पटनायक के लिए यह एक प्रमुख मुद्दा है। सिर्फ ऊपर के घोटाले ही नहीं,
देश के आम आदमी को भारत के दफ्तरों में जिस प्रताड़ना, बेइज्जती और लूट का सामना करना पड़ता है, वह उनकी चिंता का मुख्य विषय है। भ्रष्टाचार, नैतिकता, राजनीति और अपराध का गठजोड़, प्रशासनिक सुधार आदि से संबंधित कुछ लेखों को यहाँ इस पुस्तक में संपादकों ने अलग से रखा है। ये जो आलेख स्वयं किशन पटनायक जी के लिखे हुए हैं। तो किशन पटनायक जी कई स्तरों पर जाकर इसकी बात करते हैं। एक छोटा सा अंश इसी संपादकीय से पढ़ता हूं। वे कहते हैं, अशोक जी और सुनील जी, कभी कभी कहा जाता है कि भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता, भ्रष्टाचार सर्वव्यापी है। कहने वालों का आशय होता है कि भ्रष्टाचार से लड़ने की बात, कोशिश व्यर्थ है, कुछ नहीं हो सकता। किशन पटनायक ने इस मामले में दो स्थितियों में फर्क किया है। कुछ तो मानव स्वभाव की कमजोरियां होती हैं और मानव समुदायों में सभी तरह के लोग होते हैं, लेकिन उन पर नियंत्रण के लिए कानून, सरकार, सामाजिक मान्यताएं, धर्म तथा संस्कृति के मूल्य होते हैं। यदि ये सारी व्यवस्थाएं जवाब देने लगे और भ्रष्टाचार सारी मर्यादाएं तोड़ने लगे, ईमानदार आदमी का ईमानदार रहना भी मुश्किल हो जाए, तो समझना चाहिए कि गंभीर संकट आ चुका है और चुप नहीं बैठा जा सकता। नियंत्रण के बाहर भ्रष्टाचार जनजीवन और राष्ट्र दोनों के लिए खतरा बन जाता है। ऐसे कई खतरों की ओर किशन पटनायक जी विचार करते रहे हैं और आज की इस चर्चा में नवीन जी की ओर से हमें सारी बातें सुनेंगे। नवीन जी, संभवतः आपका कनेक्शन, जी नवीन जी मित्रों शीघ्र ही हमसे जुड़ रहे हैं और नवीन जी आप आए और तब तक मैं एक आध अंश और पढ़ता हूं। जी नवीन जी, जी तो आगे की बातचीत के लिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपना वक्तव्य आरंभ करें और किशन पटनायक जी को आज आप किस रूप में याद करते हैं, उनकी प्रासंगिकता को आप किस तरह देखते हैं और राजनीतिक सामाजिक स्तर पर जिस तरह की उनकी सक्रियता रही, जैसी सोच रही, उससे उसके क्या आशय हैं और आज कैसे हम उन दृष्टि तक, उस सोच तक पहुंचे और समाज की बेहतरी में कुछ काम हो सके। नवीन जी स्वागत, नमस्कार। धन्यवाद सर, मुझे कहाँ हूँ किशन जी जी किसके साल में मेरा संबंध सेक्रेटरी विनोद सिंह से मेरे पास सुबह में आए दौड़ा और कमेटी दोनों बंद थे जेल में, वो कूपन है। फिर जब जनता तो वो फिर गायब हुए, लेकिन जब जनता पार्टी का जो युवा संगठन था, युवा जनता, उसमें फिर वाली विकृति आने लगी, तो मुझे वो वहां मैं सहज नहीं महसूस कर रहा था। तो उसमें भी जो वादी लोग थे, वो लोग कुछ चाहते थे बदलाव आए, तो हमारे को बिहार का जीवन है। हेलो जी मित्रों, हाँ नवीन जी आप पुनः आ गए हैं। कोशिश करें बात रखने की। इंटरनेट की स्पीड थोड़ी स्लो होने से दिक्कत हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, आप बात जी बढ़ाएं। हाँ, तो जी जनता पार्टी
बनने के बाद जो एक इमरती झलक थी वो वहां दिखाई नहीं पाई थी। तो वहां हम लोगों ने एक एक समानांतर युवा जनता बना करके काम करना शुरू किया। शिवानंद जी ने वो कमेटी को भंग करके नीतीश कुमार को अध्यक्ष बनाया था, और उसका पहला सम्मेलन था सराय में, मैं उस पर प्रतिनिधि बन के गया था। वहीं किशन जी को मैंने पहली बार देखा था। और बार बार साथियों दिक्कत हो रही है, और पूर्व में भी काफी दिक्कत आई, जी हाँ, मगर हमारा संकल्प जी जी जी। तकनीक की बाधा को पार कर लेगा। जी बोले। तो एक वक्त ऐसा आया कि जो किशन जी की विचारधारा जो थी उसमें धीरे धीरे लोग छटते गए, अपनी सुविधा के मुताबिक कर गए। तो उस एक वक्त ऐसा जब मैं बिल्कुल अकेला रह गया मुजफ्फरपुर में। हेलो, हेलो, जी। आवाज आ रही है, आप बोले। जी, जहां दिक्कत होगी मैं कहूंगा आपको, आप हाँ, कंटिन्यू करें। तो जी हाँ, तो एक हमारे बहुत बढ़िया साथी हुआ करते थे, जेपी जितेंद्र, वही हमको लोहिया विचार मंच का सदस्य बनाए थे। पता नहीं क्या उनका हो गया था, वो एक दिन मेरे पास आए, उन्होंने कहा देखिए मेरा किशन जी से बहुत मतभेद हो गया है। और मैंने किशन जी से कहा कि किशन जी, मुझे 10 मिनट का वक्त नहीं लगा छोड़ने में राजनारायण जी को, 5 मिनट का समय नहीं लगा मोदी को छोड़ने में, तो आपको छोड़ने में कितना वक्त लगेगा? तो मुझे लगा कि क्या बात कर रहे हैं। तो वो चूंकि ये जानते थे कि मैं उनका सभी रह चुका हूं, उन्होंने मुझे मेमोरी दी थी लोहिया विचार की। तो वो था कि ये भी क्या कहते हैं कि मेरे साथ निकल जाएगा। तो हमने कहा कि नहीं, जितने मेरा तो मोहन नहीं हुआ है, मैं तो रहूंगा। तो वो लोग बहुत नाराज होकर चले गए। तो वहां तो संगठन कुछ करने नहीं गया मुजफ्फरपुर में। तो मैंने पहली किशन जी की सभा करवाई। जी साथियों, काफी दिक्कत आ रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि यह दिक्कत शीघ्र ही दूर हो। नवीन जी भी हाँ, ठीक। अनवरत प्रयासरत हैं। जी हेलो। नवीन जी। हाँ आप बोले, हाँ आ गए हैं, वापस आ गए। या ऐसा कीजिए, जी बोले, अगर दोबारा कटे तो फिर दूसरे फोन से कीजिएगा। अभी तो यह ठीक है, अभी अपनी बात रखें। जी हेलो, आवाज अर्पण आ जी, रही है। जी जी आवाज आ रही है। नेट चला गया ना? नेट चला गया है, या तो ऐसा करें, अभी तो आ रही है आवाज, देखें, बात करें, बात करें। हेलो। जी, या दूसरे फोन से जुड़ने की कोशिश करें नवीन जी, दूसरे फोन से जुड़ने की कोशिश करें। हेलो, दूसरे फोन से जोड़ने की कोशिश कीजिए मित्रों। संभवतः नवीन जी के यहाँ। बहुत जी लेट अभी आ गड़बड़ी रही, है। अभी आ हाँ, रही है। हाँ बोलिए, बोलिए जी। तो किशन जी की जो मैंने पहली सभा कराई अर्पण जी, जी जी युवा जनता के तरफ से, तो उसमें एक मुश्किल है साथियों, ये हमारी ही अ, हमें ही बुरा लग रहा है कि हम इस तरह से नवीन जी को सुन नहीं पा रहे प्रॉपरली। और नवीन जी, दिक्कत तो आ रही है। एक बार या तो आप यहां से निकलकर वापस आए, तब तक मैं इसी पुस्तक से
एक आध अंश और रखता हूं मित्रों के लिए। जी नवीन जी, नवीन जी ऐसा करें कि एक बार दोबारा से जुड़ने की कोशिश करें, और तब तक मैं इस पुस्तक से मित्रों कुछ और अंश रखता हूं। एक महत्वपूर्ण यह संपादकीय है जिसमें हम किशन पटनायक जी को कुछ बेहतर रूप में समझ सकते हैं। अशोक सिकसरिया जी और सुनील जी, आप जानते हैं कि किस तरह किशन पटनायक जी के साथ बने रहे और उन्हें बेहद गंभीरता से और बेहद गहराई से समझते रहे। तो यह जो किताब है भारतीय राजनीति पर एक दृष्टि, इसके संपादकीय में से मैं कुछ एक अंशों को और पढ़ता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस बीच नवीन जी हमसे जुड़ जाएंगे। आप सभी को असुविधा हो रही इसके लिए खेद है, मगर नवीन जी के यहाँ इंटरनेट की समस्या है, इसे भी हमें समझना होगा। इस संपादकीय में आगे लिखा गया है, भारत में पिछले कुछ दशकों का काल राजनीति की मुख्य धारा से बाहर जन आंदोलनों का काल रहा है। साम्यवादी और समाजवादी सहित सभी दल धीरे धीरे सत्ता की संकीर्ण और स्वार्थी उठापटक में इतने लीन हो गए कि जन समस्याओं के लिए असंतोष और आंदोलन की अभिव्यक्ति के लिए भी अप्रासंगिक होते गए। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है कि किस तरह जन समस्याओं के लिए असंतोष और आंदोलन की अभिव्यक्ति के लिए भी अप्रासंगिक होते गए। जेपी आंदोलन से लेकर असम आंदोलन, अन्य क्षेत्रीय आंदोलन, किसान आंदोलन, दलित आंदोलन, आदिवासी आंदोलन, बांध विरोधी आंदोलन आदि तक के सिलसिले में किशन पटनायक की गहरी रुचि रही और जुड़ाव रहा। इन जन आंदोलनों में से ही भविष्य की व्यवस्था परिवर्तन की राजनीति के सूत्र वे तलाश रहे थे, लेकिन इन आंदोलनों की सीमाओं और कमजोरियों के प्रति भी वे सचेत थे और इनको दूर करके एक क्रांतिकारी विचारधारा व राजनीति से जोड़ने का आग्रह करते रहे। जन आंदोलनों से संबंधित उनके चुने हुए लेखों को भी आप इस पुस्तक में पढ़ सकते हैं। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि किशन पटनायक जी ने किसान आंदोलन पर काफी कुछ लिखा है। इस किताब में भी किसान आंदोलन पर लिखे उनके आलेख को आप पढ़ सकते हैं। मैं बीच बीच में एक कुछ अंश इसलिए भी रख रहा हूं कि इस बीच समय का सदुपयोग किया जाए और यह जो प्रतीक्षा की घड़ी है कि हम अपने वक्ता नवीन जी को सुने, उस प्रतीक्षा की घड़ी में इन चीजों पर भी कुछ बातचीत हो सके। और देखिए नवीन जी कुछ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नवीन जी, जी हाँ आ गए जी, हैं हाँ जी, बढ़ाएं जी, अगर बात को बढ़ाएं। अच्छा, तो जी हाँ, तो अर्पण जी मैं कह रहा था कि मुजफ्फरपुर में संगठन एकदम कमजोर हो चुका था। उस परिस्थिति में 2-3 साथी मुझे मिले, समीम अहमद, परमानंद, तो फिर संगठन हमने बनाया वहां। उसके बाद जो भी कार्यक्रम होते थे उन सबों में हम लोगों का संगठन छोटा ही होता था, लेकिन शिरकत रहती थी हम लोगों की। उन्हीं दिनों एक असम आंदोलन के समर्थन में साइकिल मार्च का आयोजन हुआ था, असम गुवाहाटी साइकिल मार्च। उसका भी पड़ाव मुजफ्फरपुर में हुआ था। उसमें भी क्या कहते हैं कि जब मुझे 3 जिले की जिम्मेवारी दी गई थी, हाजीपुर और समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर का तो मैं था ही। क्योंकि वक्त बहुत निकल चुका है तो संक्षेप में बात कहनी पड़ेगी अर्पण जी। ऐसा है कि कहिए नवीन जी, जी जी जी, कई लोग इस कार्यक्रम को बाद में भी देखते हैं, रिकॉर्डेड भी देखते हैं, तो आप अपनी बात पूरी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो अच्छे, साथी अभी नहीं देख पाएंगे वो बाद में देख लेंगे, इसलिए बात पूरी हो, कोई समय की दिक्कत नहीं है, आप आराम से बात करें जी। जी तो इस किशन माध्यम का जी, यह एक लाभ है जी। जी किशन जी,
कि मुझसे ज्यादा अपेक्षा थी। शायद वो ये मानते थे कि ये पूर्ववर्ती कार्यकर्ता बनेगा। तो मैंने किशन जी से कहा भी था कि मैं पूर्ववर्ती कार्यकर्ता बनना चाहता हूं। तो उन्होंने मुझे कहा था कि तुम जनवरी के पहले, वो 1 जनवरी को तुम कलकत्ते आ जाओ, वहां 4 दिनों की एक बैठक थी। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें ले चलूंगा वहां उड़ीसा में, फिर तुम्हारा कार्यक्षेत्र में तय कर दूंगा, तो तुम वहां संगठन का काम करना। लेकिन इसी बीच मुझे नियुक्ति पत्र मिल गया, और घर की स्थिति भी हमारी उतनी ठीक नहीं थी। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ दिन के लिए नौकरी कर लेते हैं। लेकिन वो कुछ दिन फिर कभी वो बाद में बदल नहीं पाया, और मैं नौकरी में रह ही गया। और उसके बाद अफलातुन जी ने एक बार कभी कहा था कि उनको जब किशन जी को ये मालूम पड़ा कि मैंने विवाह कर लिया, तो थोड़ा वो अचंभित हुए थे वो किशन जी। तो खैर, हम लोगों ने सीमित साधन के बाद यहाँ संगठन को चलाने का काम किया, और उसमें किशन जी आते थे। अब जो सबसे महत्वपूर्ण जो अध्याय मुजफ्फरपुर के साथ जुड़ा है वो यह है कि 1988 के जनवरी माह में मैं तबादला होकर के मुजफ्फरपुर आ गया था, और 87 के नवंबर महीने में सरदार जी भी दिल्ली से आ गए थे। और बनारस की इकाई जो थी, उन लोगों ने तय किया कि हम लोग सामयिक वार्ता का प्रकाशन अब बनारस से नहीं कर सकते हैं। तो ये सूचना हम लोगों को मिल गई। तो ऐसा ही एक दिन अनौपचारिक बातचीत में हम लोग बैठे थे, तो हमारे बहुत बड़े साथी समीम अहमद ने कहा कि ऐसी बात है तो निकालो यहीं से, इसमें क्या दिक्कत है, निकालो यहीं से। तो बात तो हल्के फुल्के ढंग से की गई थी, लेकिन बात में गति आ गई। फिर बात आगे बढ़ी। तो हुआ कि ठीक है, यहाँ से मुजफ्फरपुर से सामयिक वार्ता निकले। तो यह भी गौर करने की बात है कि सामयिक वार्ता का जो ब्लॉग था और कुछ जो मैटर था, वो सब सोमनाथ त्रिपाठी लेके मुजफ्फरपुर आए थे। और वार्ता 9,000 के कर्ज में मुजफ्फरपुर आई थी। तो हुआ कि भाई वार्ता यहाँ से निकलेगी कैसे। तो यहाँ जो हम लोगों के शुभेच्छु रहे, उनकी एक बैठक हुई, और एक ढीला ढाला व्यवस्थापक मंडल बनाया गया। उसमें था कि सब लोग अपना यथासाध्य सहयोग करेंगे। और उसमें अशोक सेखरिया जी का प्रति माह 500 रुपये का अंशदान हर माह आता था नियम से। वो एक निश्चित रकम हुआ करती थी 500 रुपये का। फिर हुआ कि भाई उसको जगह शमीम साहब का जगह हम लोगों को मिला। फिर प्रोफेसर उदय शंकर जी ने 6 माह के लिए अपना निवास दिया, और बाद में प्रभाकर सिन्हा जी ने एक कमरा दिलवाया जिसका भाड़ा वो खुद देते थे। तो हम लोगों ने एक संकल्प लिया कि सामयिक वार्ता में सिर्फ छपाई, कागज और डिस्पैच का ही खर्च होगा, बाकी कोई खर्च इसमें उसको छूना नहीं है। एक कप कोई चाय भी नहीं उस मैंने वार्ता के पैसे से पी सकता है। और जो आप विश्वास नहीं करेंगे, जो हम लोगों का जो दफ्तर था वार्ता का, उसमें ना तो एक कुर्सी थी, ना एक कोई टेबल था, कुछ नहीं था। एक चटाई थी, और यह भी विश्वास नहीं आप कर पाएंगे कि चटाई पर सिर्फ चटाई हुआ करता था, उसमें एक चादर भी नहीं था। और सब लोग नीचे बैठ के ही काम करते थे। और उसमें हम लेकिन फिर भी लोगों ने कहा नहीं निकालेंगे। तो उसमें एक राम संजीवन शर्मा थे, जिनको हम लोगों ने बनाया प्रबंध संपादक। शमीम अहमद थे, विश्वबंधु जी थे हमारे साथ, जगत नारायण राय थे, बाद में अतुल जी भी जुड़े, और भी कई साथी जुड़े। तो हम लोग फर्श पर ही नीचे बैठ के काम करते थे। डिस्पैच में सब लोग इकट्ठा होते थे। अब उन दिनों कंपोजिंग का सिस्टम था, भर दिन प्रेस में रहना पड़ता था। और इस तरह से 5 साल सामयिक वार्ता निकली मुजफ्फरपुर से, 5 साल। और उसमें हम लोगों ने एक जो मेरा अपना अनुभव है, जो मैंने एक सूत्र निकाला उससे, कि जो सृजन है वो अभाव में ही हो सकता है।
अभाव में ही सृजन हो सकता है। ये तुमने देखा कि 9,000 के कर्ज में वार्ता आई थी, और जब यहाँ से वार्ता हम लोगों ने फिर वार्ता जो बनारस चली गई, क्योंकि मेरा तबादला हो गया था। हालांकि मैं जाने के लिए तैयार नहीं था कि मैं जाऊंगा प्रमोशन लेकर बाहर मोतिहारी, लेकिन अशोक जी ने पत्र लिख दिया किशन जी को कि उसको नहीं बोलिए, उसको वो जाकर ज्वाइन करेगा। मुझे लगता था कि फिर ये कुछ समस्या आएगी, इसी वजह से मैं जाना नहीं चाहता था। मैंने कहा कि देखिए मेरे दाल रोटी का इंतजाम हो चुका है, आप कुछ संगठन का काम कर रहे हैं तो ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप जाएं, और उनको विश्वास नहीं हुआ। अशोक जी मुजफ्फरपुर पहुंच गए वो, और उन्होंने कहा कि नहीं आप ज्वाइन कीजिए। और ये तो तब हो गई कि जब वो मेरा सामान लोड हो रहा था, उसमें जिद कर रहे थे कि मैं आपके साथ चलूंगा मोतिहारी। तो सरदार जी ने मना किया, नहीं नहीं आप मत जाए, हम लोग चले जाएंगे। तो इस तरह से वो सामयिक वार्ता फिर 5 साल 93 जनवरी माह में फिर वो चली गई मैंने बनारस चली गई। उसमें अशोक जी जब आए थे तो उन्होंने मेरी पत्नी से कहा कि आपकी वार्ता तो आपकी सौत थी, वार्ता तो चली जा रही है, आप ये रहेंगे, मजाक में कहा। खैर फिर जब मैं मोतिहारी गया तो मोतिहारी शहर जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के लोगों का वो शहर रहा। वहाँ लोहिया वाली धारा बहुत कमजोर थी, न के बराबर थी। वहाँ एक आदमी भी वहाँ सामयिक वार्ता को जानता था, न कोई संगठन को जानता था। तो वहाँ फिर मैंने सीमित साधन में ही वहाँ मैंने कुछ काम करना शुरू किया। संगठन धीरे बना और संगठन एक रूप ले लिया, उसमें कई नए साथी जुड़े, और एक वक्त तो वहाँ करीब करीब 125 सामयिक वार्ता ग्राहक थे। और वहाँ किशन जी को मैंने बुलाया था, किशन जी आए थे। हालांकि वो 2 दिन के लिए आए थे, लेकिन उनको अच्छा लग गया, वो 5 दिन रहे हमारे पास किशन जी। उनकी एक तो बड़ी मीटिंग हुई, फिर उसके बाद फिर छोटी छोटी हम लोग टुकड़ी में बैठ के बात करते थे, बहुत अच्छा लगा। और फिर वहाँ संगठन सदा जी भी गए मोतिहारी, विनोद बाबू भी गए। उसके बाद मैं जब फिर तबादला होकर मुजफ्फरपुर आ गया, उन्हीं दिनों एनएपीएम का प्रांतीय सम्मेलन था मुजफ्फरपुर में था, तो उसमें मैं भी आया था। तो किशन जी को मालूम पड़ा कि मेरा फिर तबादला हो गया है, तो फिर वो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि मैं क्या तुम आ गए हो तो फिर सोचता हूँ कि वार्ता निकालो तुम लोग मुजफ्फरपुर से। यह भी कहने की बात है कि जब हम लोग सामयिक वार्ता बंद करके फिर जो बनारस जो वार्ता गई, तो हम लोगों ने 24,000 रुपए नगद दिए थे बनारस इकाई को। और फिर उसके बाद कुछ पैसा हम लोगों ने फिक्स किया था, जो बहुत बाद में जाकर के जो सुनील ने निकालना शुरू किया किसला से, तो 20,000 रुपए की राशि सुनील को दी गई, ये वहां था। और फिर इसमें एक दो चीज जो किशन जी के बारे में कहनी है कि किशन जी बहुत लोकतांत्रिक व्यक्ति थे। लोकतांत्रिक व्यक्ति इस अर्थ में थे कि वो जहां वो ठहरते थे, हालांकि वहां उनकी अच्छी देखभाल होती थी, मोटा मोटी सुविधाएं थी वहां अच्छी, लेकिन हम लोग जो वहां जाते थे तो हम सारे लोग वहां खुद को असहज पाते थे। तो हम लोगों ने जो पूरी जो मुजफ्फरपुर की इकाई थी, उसने एक बैठक करके एक प्रस्ताव लिया कि किशन जी, यदि आप संगठन के काम से आते हैं मुजफ्फरपुर, तो ये संगठन की जिम्मेवारी है कि वो आपको कहाँ ठहराएगा, और आप जिनसे मिलना चाहें आप मिल सकते, कोई दिक्कत नहीं आप है नहीं, लेकिन संगठन को लोग वहां नहीं जाएंगे मिलने आपसे। तो किशन जी लोकतांत्रिक थे, किशन जी ने कहा कि स्वीकार कर लिया उन्होंने। उसके बाद फिर वो नहीं, फिर वो दूसरी जगहों पर उनको हम लोगों वो ठहरते थे, राम संजीवन शर्मा जी के यहाँ, विश्वबंधु जी के यहाँ ठहरते थे, और भी दूसरी जगह प्रभाकर जी के यहाँ ठहरते थे, लेकिन फिर वहां वो नहीं ठहरते थे। उन्होंने सम्मान रखा, मान रखा हम लोगों की बात को। और किशन जी के साथ लंबा समय रहा है, और किशन जी से बहुत कुछ सीखने को मिला है। किशन जी जो कहते थे कि ये जो नैतिकता वाली बात जो होती है, तो संस्कृति वाली बात, तो कहते थे कि संस्कृति में जो जो विकार आता है वो सिर्फ सिनेमा वगैरह को नहीं जिम्मेवार मानते थे। किशन जी कहते थे कि उन्होंने लेख लिखा था कि असल कारण वो है कि जो समाज का जो ऊपर का तबका है, अधिवक्ता है, डॉक्टर हैं,
इंजीनियर हैं, वो किस तरह से रहते हैं, उसका अनुसरण आम जनता करती है। तो हम देखते भी हैं कि वो गांधी जी का जो की सादगी वाली बात थी, तो मैंने काफी अमीर घरानों की महिलाओं पुरुषों ने क्या कहते खादी के वस्त्र को अपनाया, और वो सहज असहज होते हुए भी वो खादी वस्त्र लोग पहनते थे। तो एक सादगी का जो एक माहौल बना, वो गांधी जी की देखा देखी उसका एक असर पड़ा। बल्कि एक किताब है, हमने पढ़ी बहुत साल पहले, वो आचार्य जेबी कृपलानी की किताब है। हमारे राष्ट्रपति उन दिनों जेपी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे, तो वो किताब है, उसमें एक जगह जिक्र है, खादी का जिक्र है कि खादी कुछ महिलाओं की एक मीटिंग थी जिसमें कृपलानी जी गए थे खादी का प्रचार करने के लिए। तो उसमें हालांकि बहुत हंसी वाली बात है, तो उसमें महिलाओं ने उठ के कहा कि भाई ये तो खादी तो बहुत गड़ता है, बहुत तकलीफ पहुंचता है खादी को पहनने से। तो कृपलानी जी ने कहा, करे आप मर्दों के दाढ़ी मूछ बर्दाश्त कर लेती हैं, खादी को आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। हल्के ढंग से उन्होंने भी कहा। तो एक मेरा कहना क्या है कि वो एक सादगी वाली बात थी, वो ऊपर से बात आई थी, गांधी जी को देख के लोगों ने उस तरह से रहन सहन को अपनाया। फिर किशन जी कहते थे कि यह कहना कि कोई काम कठिन है उसको असंभव नहीं उसको बनाओ। जैसे एक काम हम लोग कह देते हैं कि असंभव है, तो कहते थे कि कठिन हो सकता है, असंभव नहीं हो सकता है, तुमसे नहीं होने वाला है, तुम उसको यह मत कहो कि यह काम असंभव है। तुम आने वाली पीढ़ी या नौजवानों के लिए तुम रास्ता रोक दोगे, जिसको करना वो असंभव को संभव बनाएगा, वो ये मत तुम बोलो उसको। फिर किशन जी कहते थे कि जो एक वो बुद्धिजीवियों के लिए वो शब्द इस्तेमाल करते थे, मजा मारू वर्ग, मजा मारू वर्ग। वो कहते थे कि जब इतिहास का स्वर्ण काल है, उसका श्रेय तो वो लेते हैं कि हमारे ही पुण्य प्रताप से वो स्वर्ण काल इतिहास में है। तो उनका कहना था कि जो पतन का दौर है, इसकी भी जिम्मेवारी तो वो लें लें। और तो किशन जी की बहुत सारी शिक्षाएं हैं, और किशन जी की जो किताब जो विकल्पहीन नहीं, ये बहुत विख्यात किताब हुई, उसमें ऐसा है कि मुजफ्फरपुर के ही एक बड़े समाजवादी हुआ करते थे, असल योजना उनकी थी। उनकी योजना थी कि किशन जी मन लोहिया के बाद गांधी के सबसे बड़े भाष्यकार हैं, और किशन जी की कोई किताब उस रूप में एक भी नहीं आई है, तो चाहते थे किशन जी के लेखों का संकलन करके किताब की शक्ल दी जाए। इसके लिए उन्होंने प्रयास किया, और उन्होंने कुछ 10,000 रुपए करीब उन्होंने दिए थे इस काम के लिए। तो फिर हुआ कि भाई किशन जी के लेख कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। तो किशन जी के मेरे पास, फिर मैं उन दिनों मोतिहारी में मेरी पोस्टिंग थी, तो मैं आके ढूंढना शुरू किया। तो कुल 249 लेख मुझे मिले किशन जी के, 249 लेख, जिसमें वार्ता के 191 लेख थे, रविवार के 19 लेख थे, हिंदुस्तान के 10 लेख थे, जनसत्ता के 4 लेख थे, धर्मयुग के 5 लेख थे, दिनमान के 7 लेख थे, नवभारत टाइम्स के 9 लेख थे, पाटलिपुत्र टाइम्स के 1 लेख थे, परिवर्तन मासिक पत्रिका का 1 लेख था, संचेतना मासिक का 1 और सेमिनार का 1 लेख था। कुल 249 लेख मेरे पास थे, जिसका मैंने जेरोक्स करा के अशोक सक्सेरिया जी को और किशन जी को मैंने भेजना शुरू किया। तो पहली किताब तो किशन जी के जीवन काल में ही आ गई। तो अशोक जी कहते थे कि इसमें यदि आपको करने के लिए दिया जाए तो आप बहुत मोह करेंगे, तो आप 1000 पेज की किताब बनाएंगे, मैं करूंगा तो वो 800 पेज की किताब बनेगी। किशन जी खुद देखेंगे तो 500 पेज में सब उनका आ जाएगा, वो निर्ममता से लेखों को छांट देंगे वो। खैर वो किताब जो छपी, विकल्प ही नहीं दुनिया, तो धूम उसकी मच गई। छपते ही वो मुझे योगन जी ने 5 प्रति भेजी थी। उनकी मृत्यु के बाद 2 किताब वो आई, भारतीय राजनीति पर दृष्टि और किसान आंदोलन, दोनों राजकमल प्रकाशन से वो किताब छपी। उसके बाद फिर कुछ लेख बच गए। वो असल में वो योजना थी कि वो 3 खंडों में वो सारा उनका साहित्य आएगा। तो अशोक जी किसला जाकर के काम उन्होंने किया था सुनील के साथ। वो लेख का बक्सी
बक्सा ही नहीं मिल रहा था, कहाँ घर मरम्मत में वो कहाँ चला गया, वो मिल नहीं रहा था। बहुत परेशान थे। सुनील भी परेशान थे, वो भी गुजर गए, वो नहीं मिल रहा था। और देखिए क्या उसका संजोग है कि जिस दिन अशोक सक्रिया जी की मृत्यु होती है, जिस रात में, कल ही सुबह मुझे सुनील की पत्नी स्मिता जी का फोन आता है कि वो बक्स मिल गया है किशन जी के लेखों का। बड़ी खुशी हुई। फिर वो ला करके वो गंगा प्रसाद जी को दी, तो फिर गंगा जी ने काम करना शुरू किया। और फिर वो किशन जी ने अपने जीवन काल में ही लिखना शुरू किया था अपने अपने बारे में। तो वो किताब, वो काम अशोक जी लगभग 80% कर चुके थे, 20% वो काम बाकी था। तो वो इस बीच में वो दूसरे दूसरे काम उनके पास आ जाते थे। कई लोग उनको अपना काम दे देते थे, उसमें लग जाते थे। ये किशन जी वाला काम पीछे रह जाता था। तो एक बार वानी जी ने मुझसे कहा कि आप चलें वहां, हम लोग वहीं रहेंगे, वहां ठहरेंगे नहीं, और वहीं बैठ के हम लोग उनसे काम करवाएंगे। तो हमने अशोक जी से बतलाया जैसे से वानी जी बोल रही हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नवीन जी, सो क्या कहते हैं कि वानी जी को बोलिए, मैं मरने से पहले मैं ये काम करके जाऊंगा, मरने से पहले मैं ये काम करके जाऊंगा। तो खैर गुजर ही गए, वो काम नहीं हो पाया। तो 20% काम जो शेष था उसमें काफी वक्त लग गया। किशन जी 4 में मरते हैं और 17 में किताब वो छपती है। वो संजय भारती जी और गंगा जी ने मिलकर उसमें काम किया था। वो किताब छप के पटना में उसका विमोचन हुआ। विमोचन कार्यक्रम में ये वाणी जी भी आई थी, और काफी वो दुर्गा पूजा का समय था और 7वीं दिन था। उसमें कई 125 लोग आ गए थे। आश्चर्य भी लगा था कि किशन जी को अभी भी इतने लोग जानने वाले हैं, चाहने वाले हैं पटना में। कुर्सियां कम पड़ गई तो लोग खड़े थे उसमें। जहां तक मुझे स्मरण है कि राजद के अध्यक्ष थे, पूर्वे जी आए थे, रामचंद्र खान साहब आए थे, शिवानंद तिवारी जी आए थे, और भी कई लोग थे। फिर उसके बाद किशन जी की किताब जो बाकी रह गई थी, वो उसको फिर के ये हम सूत्रधार प्रकाशन से वो किताब छपी। तो ये था कि भाई जो बड़ा प्रकाशक तो बड़ा है ही, छोटे को भी कुछ ताकतवर बनाया जाए। तो सूत्रधार से ही वो किशन जी की किताब आई, संभावनाओं की तलाश, और ये बदलाव की कसौटी, और एक तीसरा रास्ता भी है। और संभावनाओं की तलाश का लोकार्पण पटने में ही हुआ। वाणी जी उसमें भी आई थी, और काफी सफल कार्यक्रम रहा वो, और काफी, अब तो उसकी कोई प्रतियां भी शेष नहीं है। और उसमें गंगा प्रसाद जी ने एक दिखलाया था कि वो जो नाम किशन पटनायक का है, तो आज मैं उस वो मैं आज भेद खोल देता हूँ। ये जो देख रहे हैं किशन पटनायक, जो हस्ताक्षर है किशन पटनायक नहीं, तो ये और वो बदलाव की कसौटी, दोनों में वही नाम की जगह पर उनको हस्ताक्षर दिया गया था। तो वो हम लोगों ने गंगा जी से बात की, गंगा जी हस्ताक्षर दिया जाए। तो हस्ताक्षर हम कर लेते थे किशन जी का। कभी एक बार काम पड़ा था, कहीं देना था, उस बहुत अभ्यास करके हमने कर दिया था। तो वो गंगा जी ने उसको ओके किया, ठीक है ये यही रहने दिया जाए। तो किताब छपी। और उसके बाद और किशन जी किशन जी को एक राजभाषा पुरस्कार मिला था। देखिए किशन जी के कितने पहलू हैं। किशन जी को राजभाषा पुरस्कार मिला था, उस पुरस्कार को उन्होंने ठुकरा दिया, और उन्होंने रामबच्चन राय जी को चिट्ठी लिखी कि इसमें बहुत व्याकरण की अशुद्धियां हैं। तो एक और हिंदी भाषी आदमी इतना सजग रहता है। उसके बाद फिर देखते हैं कि किशन जी पर कितने लोगों की निर्भरता रहती है। हम जैसे साधारण कार्यकर्ता तो उन पर बहुत निर्भर रहते ही थे। कुछ भी होता था तो चलिए श्रद्धा जी हैं, किशन जी हैं, उनसे पूछ लेंगे, रोशनी मिल जाएगी। लेकिन जिनको हम बड़े बड़े बुद्धिजीवी मानते हैं, उन लोगों की कितनी निर्भरता थी, ये तो एक लेख एक लेख, वो जो इसमें जिक्र है। एक तीसरा रास्ता भी, एक हिंदी के जो साहित्यकार थे धर्मवीर भारती, मैं चाहता हूं कि उस अंश को मैं पढ़ दूं। उन्होंने हाँ, अर्पण जी, मैं उसको पढ़ रहा हूँ।
जी ठीक है, धर्मवीर भारती स्वागत। ने, धर्मवीर भारती जी ने लिखा है, उनका एक स्तंभ था सभ्यता, धर्मयुग में छपा करता था, उसमें एक जगह एक लेख में किशन जी का जिक्र आता है। वो लिखते हैं धर्मयुग में, वो 16 दिसंबर 1990 का धर्मयुग है, अपने स्तंभ प्रभु हम क्या पाएंगे में लिखते हैं न उन दिनों ज्यादा अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचता, न भविष्य के बारे में। एक सबसे बड़ा अचरज मुझे यह था कि इतनी चतुराई, इतने उपकरण, इतने सशक्त शासन तंत्र के बावजूद यह कम्युनिस्ट सोवियत रूस तानाशाही का सारा ढांचा इस तरह एक उंगली के लगते ही भरभरा कर कैसे गिर पड़ा। जंगलों में अक्सर दीमकों की बाम्बियां दिख पड़ती हैं, कोई कोई तो 3-4 फुट ऊंची, लगता है जैसे पूरा किला ही किला हो, मगर हाथ लगाइए कि चूर चूर होकर बिखर जाता है। कुछ वैसा ही हाल हुआ कम्युनिस्ट तंत्र का। लेकिन क्यों, क्या कमी छूट गई थी? कौन से मरण बिंदु अपने आप में पाल रहा था यह सारा कम्युनिस्ट ढांचा? इसका उत्तर मुझे एक दिन मिला किशन पटनायक से। दुबले पतले, सांवले, तीखे नैन नक्श और चमकती आंखों वाले किशन पटनायक सतही राजनीतिक चिंतन से अलग कुछ गहरा और मौलिक सोचने वाले हैं। समाजवाद के गहरे अध्येता मेरी बीमारी का हाल सुनकर देखने आए थे। मैंने उनसे यही सवाल किया, आखिर कम्युनिज्म का विध्वंस हुआ क्यों, और वह भी इतने अप्रत्याशित रूप से देखते देखते। 1948 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पहली बार प्रकाशित हुआ था, उसे अभी 150 साल भी नहीं बीते, 150 वर्ष भी नहीं चल पाया। आखिर क्यों? इसलिए भारती जी, किशन पटनायक बोले, इसलिए कि कम्युनिज्म कोई संस्कृति नहीं दे पाया। उसने संगठन दिया, नारे दिए, आंदोलन दिए, सत्ता परिवर्तन दिए, लेकिन सचमुच देने के लिए उसके पास कोई संस्कृति नहीं थी। बिना संस्कृति के इतिहास में कोई भी दौर कब तक चल पाया, इतने दिन चल गया, यही चमत्कार है। किशन जी की बातों में मुझे न सिर्फ दम लगा, बल्कि इस समुची स्थिति का पुनः आकलन करने के लिए एक गंभीर विचार बिंदु भी। अब देखिए, एक इतना बड़ा साहित्यकार, इतना बड़ा बुद्धिजीवी, कैसे उनकी उसकी जो एक जिज्ञासा है उसका समन किशन जी करते हैं। और मेरे एक दूसरा अनुभव जो मुझे प्रतीत हुआ, मुजफ्फरपुर से जिन दिनों वार्ता निकलती थी, तो एक हिंदी नवगीत के प्रवर्तकों में एक माने जाते हैं राजेंद्र प्रसाद सिंह, और उन्होंने मुझे अपने एक शिष्य के मार्फत खबर भेजा कि वो आगे हमसे मिले। मैं मिलने के लिए उनके पास गया, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुमको मालूम है मेरे किशन जी से कैसे संबंध है? मैंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। तो उन्होंने कहा कि देखो, वो एक पत्रिका निकालते थे आईना, वो मार्क्सवादी थे, वो आईना निकालते थे, तो उसमें उन्होंने एक इंटरव्यू दिखलाया, किशन जी का एक लंबा इंटरव्यू उन्होंने लिया था, छापा था आंदोलन के दिनों में। तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखो, मेरी रुचि इसमें तनिक भी नहीं है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह, ज्योति बसु, लालू, मुलायम लोग क्या सोचते हैं आज की परिस्थिति में। मेरी रुचि इसमें है कि आज की परिस्थिति में किशन पटनायक क्या सोचते हैं, इसमें मेरी रुचि है। और उन्होंने ग्राहकी ली। तो ऐसे लोग क्या कर किशन जी पर निर्भर थे। और देखिए, और जिनका मैंने जिक्र किया, राजदेव नारायण जी का, राजदेव नारायण जी ने मुझे बुला करके कहा, बहुत बीमार थे, उन्होंने बुलाया और कहा कि देखो, मैं जब मर जाऊंगा तो मेरे श्राद्ध के दिन तुम किशन जी की जो किताब है विकल्पहीन नहीं है दुनिया, उसकी 50 प्रतियां तुम उदय बाबू के साथ मिलकर पढ़ने वालों में बांट देना। हालांकि वो हो नहीं पाया, मुझे सूचना नहीं मिल पाई और किताब आई भी नहीं। फिर देखिए कि वो एक सवाल जो मुझे वास्तव में परेशान करता था कि माओवादी एक किशन जी थे, काफी सुर्खियों में रहते थे। तो वाकई मैं सोचता था कि ये किशन जी हमारे किशन जी हैं, और ये किशन जो है माओवादी है कि नहीं। तो मैं सोचता था कि आज दुनिया जो है वो क्या, माने आज लोग उसी को जानते हैं, और जो वास्तव में किशन जी इतना संघर्ष और इतने लंबे समय तक जन आंदोलन से जोड़े रहे, वो ओझल होते जा रहे हैं।
तो एक योगेंद्र जी ने एक लेख लिखा, योगेंद्र यादव जी ने, वो संभवतः 12 में छपा था वो। उन्होंने इसका वो इस बात को पता नहीं कैसे पकड़े वो। उन्होंने लिखा कि मैंने लिंगराज भाई और ये हैं सुन ये और मेरे बारे में राजन जी, ये लोग कैसे मैंने क्या सोचते होंगे इस किशन जी के बारे में, माओवादी के बारे में सोच के। तो वास्तव में मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो मेरे मन की बात उन्होंने लिखी थी, वो माओवादी किशन जी और हमारे किशन जी। तो फिर ये और फिर जो एक संगठन के अंदर में फिर संगठन के अंदर में जो एक विवाद चला, जिसमें वो बहुत उससे प्रभावित हुआ संगठन। 1980 में संगठन बहुत कमजोर हो गया। 80 के बाद 82 में ही वो विदेशी धन के सवाल पर बनारस में ही सम्मेलन हुआ, तो उसमें एक समानांतर सम्मेलन शुरू हो गया था जो उस मत के मानने वाले थे। और किशन जी को बहुत धक्का भी लगा, जो हमसे पहले की पीढ़ी के जो समाजवादी साथी रहे, लगभग सब लोग उनको छोड़ते गए। तो उसके बाद उन्होंने बिहार छोड़ ही दिया किशन जी ने। जो उनका अस्थायी निवास पटना हुआ करता था, वो चले गए उड़ीसा। तो उसमें एक बार की बात है कि सुनील की मृत्यु के बाद सुनील की मृत्यु के बाद वार्ता में एक अंक छपा था सुनील पर। तो उसमें अशोक जी ने मुझसे कहा था कुछ लिखने के लिए। तो मैंने लिखा था कि किन किन लोगों ने किशन जी को छोड़ दिया उनके साथ राजनीति में जो थे, उसमें कई नाम थे। तो उसमें एक नाम इनका भी था, अख्तर हुसैन का भी नाम था। बहुत दिनों के बाद एक देर रात एक फोन आया, अख्तर भाई का फोन आया। उन्होंने बहुत प्रेम से पूछा कि सब हालचाल पूछा, कैसे हो, क्या है कि नहीं। उसका बिगड़ गए वो। उन्होंने कहा कि ये तुम बतलाओ कि तुम किशन जी को कब से जानते हो। हमने कहा देखिए, आप हमसे वरिष्ठ साथी हैं, जाहिर सी बात है आप हमसे पहले से जुड़े होंगे किशन जी के साथ, लेकिन आप तो 80 के बाद से उनके साथ नहीं है। और मैं उनके मृत्यु के दिन तक मैं उनकी विचार के साथ था, उनके दल में मैं रहा। तो बहुत नाराज हुए। तो एक बात थी कि वो तो बुरा माने वो। फिर एक और हम लोगों के ये थे जो एक संगठन में होते थे, राम एकपाल बरसी, वो जिनको डॉक्टर लोहिया ने पीरो का गांधी कहा था। तो संगठन में मैं उन्हीं के विचारों के साथ ज्यादा मैं जुड़ता था। उनके साथ मैंने काफी घूम फिर किया, काफी जगहों पर उनको साथ ले भी गए, वो काफी मैंने उनके निकट था। तो उनको शायद ये इस बात का भ्रम था। नमस्कार लोग जी। उनको इस बात का भ्रम था कि ये मेरे साथ आए, वो समता संगठन छोड़ चुके थे वो। और एक दिन मेरे पास आए वो, और उन्होंने कहा कि तुम भी हमारे साथ आ जाओ। हमने कहा कि हम क्यों आएंगे आपके साथ। तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो हमको समझाया, वो कहा कि नहीं, हम तो मेरा तो अभी वो भंग नहीं हुआ है, हम संधि नीतियों पर चलते हैं और कोशिश करते हैं और हमको ठीक लगते हैं। तो उन्होंने कह दिया कि देखो तुम क्या कहते हैं कि इसीलिए तुम किशन पटनायक के साथ हो कि वो कायस्थ है और तुम भी कायस्थ हो। हमने कहा देखिए, तो कोई मेरे मन में बात आई ही नहीं। ये तो बात बहुत बाद में क्या कहते हैं किशन जी के एक लेख से मुझे मालूम पड़ा कि वो कायस्थ थे। जब उन्होंने लेख लिखा था बिजू पटनायक जैसा कायस्थ पूंजीपति संपादकीय में, तो मैंने जाना था। आप इतना कैसे आपने सोच लिया, तो ये तो मुझे ये खराब लगा। फिर क्या कहते हैं कि शिवानंद जी ने एक बार मुझसे कहा था कि देखो तुम भाग्यशाली हो कि तुम किशन जी के साथ भी हो और तुम सदा जी के साथ भी हो। तो तुम ऐसा करो कि वो लोग यदि जो कुछ लिखे उसको तुम तो कागज पर उतार लो। तो कागज पर उतार लो। तो जहां तक मुझे संभव हो पाया, मैंने उनके भाषण को मैंने लिखने का काम किया, समाचार बनाने का काम किया। और किशन जी के बारे में क्या कहूं। किशन जी से तनिक भी मेरा मोह भंग कभी नहीं हुआ। उनके साथ में जुड़ा रहा तो उनके साथ जुड़ के कोई भौतिक प्राप्ति नहीं होती थी, एक मानसिक एक मजबूती आती थी, विचारों पे एक दृढ़ता आती थी। और वो किशन जी का आज देन है कि वो मैं कुछ भी हूं तो मैं उसे मानता हूं कि किशन जी की शिक्षा
मेरे बहुत काम की है। और वो हमारे एक वरिष्ठ साथी हैं कुमार अरुण जी, उन्होंने तो कहा कि वार्ता, सामयिक वार्ता मनुष्य को बनाती है। वार्ता सिर्फ वार्ता ही नहीं, मनुष्य को बनाती है। तो मनुष्य को बनाने वाली पत्रिका के संपादक किशन पटनायक रहे। कई लोगों को, हमारे जैसे कई लोग उनसे प्रेरित रहे, उनसे दिशा पाते रहे। और किशन जी, मुझे संतोष इस बात का है कि जो काम जो छूटा हुआ था, उसको किशन जी के लेखन को, उसको एक किताब के शक्ल में लाने का, उसमें गंगा प्रसाद जी, संजय भारती जी, इन लोगों के साथ सहयोगी के रूप में मुझे काम करने का मौका मिला। ये मुझे परम संतोष की बात है। और और आज भी मैं किशन पटनायक की बनाई हुई पार्टी समाजवादी जन परिषद का एक सदस्य हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ किशन जी की शिक्षाओं पर मैं चलूं। और मुझे खुशी होती है और आश्वस्त भी होता हूँ कि उनकी पत्नी वानी जी, जो गुरु माँ है हमारी हम लोगों की, वो इस बात को मानती हैं कि ये किशन जी का चेला है, शिष्य है, और वो भटका नहीं है। ये वानी जी मानती हैं। और किशन जी से कई चीजें जुड़ी हुई हैं, कई यादें जुड़ी हुई हैं। किशन जी कभी अतीत में नहीं मंडराते थे। ऐसा है ना कि जब पार्लियामेंट में थे तो आदमी बहुत हाँकेगा कि मैं लोहिया के साथ मेरा ऐसा संबंध था, वैसा था। कभी वो हाँकते नहीं थे। बहुत पूछने पर थोड़ा थोड़ा वो बतलाते थे, वो पीछे वो नहीं जाते थे। और किशन जी के किशन जी को आज भी पढ़ के हम लोग दिशा पा सकते हैं, मैं तो पता ही हूँ। और अभी भी कई लोग हैं जो किशन जी के लेख को ढूंढते हैं। मेरे पास कई लोग के फोन आते हैं कि किशन जी का कोई लेख है, कोई किताब है, तो उस पर काम करने का अवसर मिला। और और किशन जी का दोनों रूप हमने देखा है, संघर्ष वाला भी रूप देखा है। और आपको एक बतलाऊं कि एक बार किशन जी आए तो प्रभाकर जी का ही मीटिंग थी, और फिर एक दूसरी मीटिंग थी, एक भागदान पोद्दार प्रोफेसर थे, उनके जाना था हम लोगों को, और वक्त हो रहा था। तो तो कोई सवारी, गर्मी का महीना था और बहुत धूप, तेज धूप थी, और कोई रिक्शा और कोई मिलने रहा, कोई गाड़ी थी नहीं। तो हम लगा कि अब बहुत विलंब हो रहा है, तो हमने किशन जी को कहा कि किशन जी साइकिल पे बैठ जाइए। और किशन जी साइकिल पे बैठ गए। तो बाद में सदा जी ने मुझे डांट पिलाई कि क्या कर रहे हैं कि नहीं। तो हमने कहा कि भाई विलंब हो रहा है तो क्या करें हम तो। फिर वो, लेकिन नहीं, बोले चढ़ तो गए किशन जी, लेकिन फिर रिक्शा कैसे कैसे ढूंढ के लाया गया। फिर वो रहे किशन जी के साथ। और किशन जी के साथ ही हम लोगों ने क्या कहते हैं कि वो लोहिया विचार मंच, जब किशन जी छोड़े तो हम लोगों ने भी छोड़ दिया। 1980 में एर्नाकुलम केरल में लोहिया विचार मंच का सम्मेलन हुआ था, और मैं भी वहां गया था। उसके बाद से हम लोगों का फिर वो मंच से किशन जी ने अपने को अलग कर लिया। वो दूसरी दिशा में जाने लगी थी। और कि मैं तो इसलिए जुड़ा कि मैं चाहता था कि राजनीति में वो जो एक चालू ढंग की पॉलिटिक्स होती है, उससे अलग हटके के आदर्श की राजनीति हो। तो मुझे किशन जी के संगठन में, किशन जी के विचार में वो मुझे नजर आया। तो उसी वजह से मैं किशन जी से जुड़ा। और मैं अपने को भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे किशन जी के साथ काम करने का, उन नेतृत्व में काम करने का, उनकी पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में काम करने का अवसर मिला। यही इतनी बातें हैं, और बहुत सारी बातें हैं, कितनी बात बताइए। और कुछ पूछना हो तो पूछें। जी, शुक्रिया नवीन जी। अंततः चीजें कुछ ठीक हुई तकनीक के स्तर पर भी, जी और हम आपको सुन सके। जी जी, बहुत समय। तो जी, नवीन जी को हम सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि उनका लगाव किशन पटनायक जी के साथ किस तरह का है, और कैसे अंत अंत तक बना रहा, और आज भी वे उनकी दृष्टि से कितने प्रभावित हैं, और उनके प्रति किस आदर भाव से, किस अपनत्व से जुड़े हुए हैं। जब यह बात इस एकाग्र के लिए बोलने की बात हुई, तो नवीन जी ने बड़ी सादगी से मुझे यह कहा, और इसे मुझे उजागर कर देना चाहिए मित्रों के समक्ष, कि
नवीन जी ने मुझसे कहा कि आप मुझे किशन पटनायक के एक अनुयायी के रूप में ही बताएं, उस रूप में ही मेरा परिचय दें। यह एक बहुत बड़ी बात है। एक व्यक्तित्व से और उसके आदर्शों से इस तरह गहरा गहरा जुड़ाव, मुझे लगता है कि यह उपलब्धि है अनुयायी के लिए भी और उस गुरु के लिए भी, उस महत्वपूर्ण विचारक के लिए भी। और किशन पटनायक जी की यह बड़ी खासियत रही कि उनके यहाँ कर्म और वाणी का भेद बहुत ही कम है, न के बराबर है। वे जिस तरह से, जिस सादगी के बीच रहे और कहीं भी किसी भी तरह से किसी भी माध्यम के इस्तेमाल से हिचके नहीं, और जो बात नवीन जी कह रहे हैं, कभी शेखी नहीं बघारी, पुरानी चीजों का जो है उसका कहीं ना कहीं उसका उसकी आवृत्ति नहीं करते रहे, बल्कि लोगों को जोड़ते रहे और कम से कम साधनों के बीच मनुष्यता के निर्माण में जो है अपना योगदान देते रहे। और जो बात धर्मवीर भारती जी के माध्यम से हुई कि किसी भी आंदोलन, कोई भी वाद हो, वहां जरूरी है कि उसको लंबे समय तक बनाए रखने के लिए वहां संस्कृति भी विकसित की जाए। सिर्फ स्लोगन से बात नहीं बनेगी, बल्कि गहरे उतरने के लिए समाज के बीच हमें एक समानांतर संस्कृति को भी विकसित करने की जरूरत है। हमें लोगों की लोगों के हृदय पटल पर दस्तक देनी है, वहां हमें प्रवेश करना है। तो बहुत ही अच्छी बातचीत रही नवीन जी आपके माध्यम से, और एक अच्छी चर्चा तमाम तकनीकी बाधाओं के बीच भी संपन्न हो सकी। कोई और ऐसी जी बात याद आ रही तो आप कहें, समय की चिंता ना करें, बात पूरी हो जाए, क्योंकि रिकॉर्डेड, कई लोग रिकॉर्डेड फाइल भी सुनते ही हैं, तो अच्छा ही है। और बहुत सारे संदर्भ आए भी, सामयिक वार्ता के संदर्भ आए, किशन पटनायक जी के व्यक्तित्व के संदर्भ आए, उनके आदर्शों की बात हुई, और इन सब का कैसा प्रभाव आप पर या आप जैसे अन्य लोगों पर पड़ा, इसकी भी बात आई। कोई और ऐसी बात जो आप कहना चाहें इस अवसर पर? जी नवीन जी। जी। और है कि एक एक बार की बात है। हेलो। जी एक जी, बार हाँ की सुन बात रहा है कि मैं कलकत्ते में अशोक सरिया जी के पास था। तो खाने की मेज पर अशोक जी ने किशन जी से पूछा कि किशन जी आपको मालूम है, किशन जी आपको मालूम है मैं आपके एमपी फ्लैट में रहता था। तो किशन जी ने कहा कि नहीं, मुझे तो ये पता नहीं है। कही नहीं, तो कहा कि नहीं, मैं आपके फ्लैट में रहता था, है कि नहीं। तो किशन जी बोला कि मैं तो चाबी लोहिया के पास रहती थी, और वो हम घूमते के रहते थे, आते थे, फिर रहते थे। तो ये, और फिर वहां अशोक जी ने मुझे जो बात बतलाई किशन जी के बारे में, कि उड़ीसा में उन्होंने कहा कि किशन जी के बारे में ये बहुत, एक नेता ने बहुत ये बात फैलाई, किशन पटनायक वो बहुत तिक्रमी आदमी है, बहुत तिक्रमी आदमी है। तो अशोक जी ने कहा कि देखिए, मेरा इतना लंबा मैंने साथ है किशन जी के साथ, लेकिन मैंने उनको आज तक उसी रूप में देखा है जिस रूप में वो पहले थे। कहीं कोई बनावट, कहीं कुछ, ये कुछ नहीं। हम जो मौलिकता जो थी वो आज भी है। तो किशन जी के बारे में ऐसा है कि बहुत, जो किशन जी के बाद की जो पीढ़ी के जो लोग हैं, जो राजनीति में हैं, बहुत लोग किशन जी के लीडरशिप को स्वीकार नहीं कर पाए। कुछ लोग नाम लेना नहीं चाहेंगे, लेकिन मैंने महसूस किया कि वो किशन जी की कप्तानी में काम करने में उनको हिचक होती है नहीं। और किशन जी को तो किसी के साथ भी उठने बैठने में कोई दिक्कत नहीं थी। वो मैंने खुले मन से किसी बात करते थे। वो मैंने बोध गया आंदोलन में मिलो मिलो साइकिल पर चल के घूमे। वो किशन जी कम से कम लोगों के बीच भी कितनी मजबूती से बात करते थे। हमने देखा है कि बहुत कम लोगों के बीच भी वो उतनी ही तन्मयता से बात करते थे जितनी बड़ी मीटिंग में वो बात करते थे। तो किशन जी में धैर्य और ये
ये फिर हमने देखा कि वो बहुत विपरीत परिस्थितियों में घबराते बहुत शांत रहते थे। वो शांत। एक मुद्रा तो मुझे अभी भी मेरे बिल्कुल स्मृति में है कि एक बार हम लोग सम्मेलन से लौट रहे थे, बैढन में समता संगठन का सम्मेलन था, और वहां से लौट रहे थे तो मुजफ्फरपुर से सरदार जी के साथ हम गए थे और जगत जी साथ में थे, 3 आदमी गए थे हम लोग। तो वहां से हम लोग जब सम्मेलन खत्म होने के बाद जब हम लौट रहे थे तो उसी वक्त कोई एक पुलिस का बड़ा अधिकारी आया, उसने किशन जी से कहा कि आप मेरी गाड़ी से चलें, आपको मैं छोड़ दूंगा। तो हम लोग आगे बढ़ गए तो हम लोग आगे बस में जगह भी हम लोगों ने ले ली। उसके बाद उस अधिकारी की जीप आई, वो सिविल ड्रेस में था, किशन जी का कोई प्रशंसक रहा होगा। वो आई और फिर हम लोगों ने फिर वो किशन जी को कहा कि भाई आप आ जाइए बस में। हम लोग खड़े होकर मैंने हो जगह छोड़ दिया, पाइए। किशन जाके बैठ भी गए, किशन जी बैठ भी गए। लेकिन वो हमारे जो साथी थे, शिवचंद्र, महेश थे, और एक दो आदमी और नाम याद, राजनारायण थे वो। तो ये लोग, मैंने शिवचंद्र जी ने वो कहा कि नहीं 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 किशन जी आप नीचे आ जाइए, है कि नहीं। तो मैंने वो जीप से हम लोग चलेंगे, जीप से, अखबार वाले की जीप है वो, जल्दी वो बनारस हम लोग को पहुंचना था, बनारस हम लोग पहुंचेंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे, आप आ जाइए, क्या कहते हैं कि। फिर किशन जी उतर गए और फिर दुर्भाग्य देखिए कि वो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उसमें 2 साथी हमारे माने दिवंगत हो गए। शिवचंद्र जी जो उस सम्मेलन में अध्यक्ष बने थे, समता संगठन के राष्ट्रीय संयोजक बने थे, और वो राजनारायण जी मध्य प्रदेश के, दोनों क्या कहते हैं कि वो मृत्यु। हम लोग जब फिर बनारस पहुंचे, शाम रात हो गई, तो राजेंद्र राजन हम लोगों को वहां ढूंढ रहे थे वहां। तो वो बतलाया कैसे से वहीं स्टेशन, बस स्टैंड पर ही कैसे से दोनों की मृत्यु हो गई है। और फिर हम लोगों को ले गए सोमनाथ त्रिपाठी के यहाँ, और देखा हमने किशन जी एकदम प्रशांत मुद्रा में बैठे हुए हैं कुर्सी पर, चुपचाप बैठे हुए हैं। वो मुद्रा अभी भी मेरे स्मृति में रहती है, कितना शांत है कि नहीं। और फिर कुछ था कि ऐसे मैंने सब जो क्या करना उसमें, जो सबके साथ हुआ है वही हमारे साथ हुआ है। उनको भी चोट लगी थी किशन जी को, है ना। उतना धैर्य तो बहुत ये थे, निष्क्रिय भाव से वो रहते थे, कहीं से कुछ कोई। और क्या कहेंगे, वो मैंने चुनाव जो लड़े, तो हमारे जो साथी एक थे लिंगराज, तो समता संगठन का सम्मेलन था सीवान में, तो लिंगराज भाई के साथ हम लोग गए, उनके घर पर गए। हम लोग साथी थे, घनश्याम शुक्ल वही आयोजक थे, मर गए थे। तो उन्होंने, लिंगराज जी ने कहा कि देखिए नवीन भाई, इतना क्या कहते हैं किशन जी के ऊपर दबाव था चुनाव में टिकट लेने का जनता दल का, यदि मैं रहता तो मैं टूट जाता। ये लिंगराज भाई ने कहा था, मैं रहता तो मैं टूट जाता। और मुझे यह भी स्मरण है कि कई लोगों ने किशन जी के इस निर्णय को बिल्कुल पसंद नहीं किया। एक बार की बात है कि हमारे यहाँ ये एक जेएनयू के प्रोफेसर थे, ये ईश्वरी प्रसाद जी। तो वो एक बार हमारे मुजफ्फरपुर में मेरे दफ्तर में आ गए, और फिर उनको थोड़ा बुखार लग गया था, फिर हम घर ले गए, हम तो साथी लोग आए मिलने उनसे। तो आए थे इस काम से कि आप मैंने चले हमारे साथ कल वहाँ हाजीपुर, और वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो उनका शिष्य था, तो चल के कुछ आपको क्या कहते हैं कि हम लोग ये मैंने कुछ ग्राहकी मैंने कुछ विज्ञापन वगैरह आपको मिल जाएगा वहां से उनके मार्फत। तो फिर हम लोग ठीक है, तो कल होकर हम लोग गए, हम उनके साथ राम संजीवन शर्मा विश्वबंधु और हम गए उनके साथ। तो खैर मिला, तब से मिला, लेकिन ग्राहक व्राहक कुछ बनाया ना, कुछ नहीं कि आपसे अपनी ग्राहकी उसने 500 रुपए दे दी, आजीवन ग्राहकी। लेकिन उससे पहले सरदार जी मिलने आए थे, सरदार जी हमको याद है पूरा, मिलने मेरे घर पर ही आए थे उनसे, सूर्य जी से मिलने। एक बात चली तो उन्होंने कहा कि नहीं, किशन जी ने गलत किया है, किशन जी ने गलत किया, हमको सिम्बो ले लेना चाहिए। लेकिन न लेने पर ही किशन जी मेरे लिए और महान हुए। वो सिम्बो ले लेते तो शायद उतना मैं मुझे तकलीफ होती। आखिर आदमी आदर्श से बंधा रहता है ना, नैतिकता तो कोई चीज होती है, फिर जो विप से बन जाएंगे तो क्या वो कर पाएंगे अपनी अपने मन की बात, विवेक का इस्तेमाल। तो एक बड़ी बात थी कि वो आज एक मुखिया बनने के लिए आदमी कितना तिक्रम फरेब करता है। और किशन जी ने को तो बीजू पटेल ने कह दिया था कि तुम ही लड़ोगे चुनाव वहां संबलपुर से। और किशन जी ने वहां वो चुनाव लड़े, लेकिन वो हार गए, शिष्य से ही हारे वो, लेकिन सिद्धांत से नहीं किया समझौता। इसीलिए किशन जी हमारे लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए वो आदर्श हैं, प्रेरणा के स्रोत हैं किशन जी। किशन जी वहां जब पटना में भी जाते थे
तो कितना हम लोगों को माने कि कम से कम लोगों के बीच में वो कितना इत्मीनान से बात करते थे, वो समझाते थे। कभी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं उनसे। एक हमेशा रहता था उसके बाद कि कहीं कुछ समझ फंस रहे हैं तो किशन जी से पूछ लेंगे। बहुत सारे पत्र में उनसे पूछते थे, किशन जी कैसे होगा, ये ऐसे क्या है। और फिर एक बार की बात है कि तो राम मेघवाल जी की बात हमने आपसे की। राम मेघवाल जी के करीब थे, करीब संगठन में थे, तो बहुत लोगों से बनता है। तो हमने एक बार किशन जी से कहा, कुछ संगठन में कुछ हो रहा था, तो उसने किशन जी से कहा कि किशन जी, राम मेघवाल जी बहुत सक्रिय रहते हैं, बहुत सक्रिय रहते हैं, कितना काम करते हैं। तो किशन जी ने कितना समझाते हुए एकदम सरल शब्दों में कहा कि देखो, राम मेघवाल जी सक्रिय अपने लिए रहते हैं, सक्रिय रहते हैं लेकिन अपने लिए रहते हैं। मतलब कि संगठन का कुछ निर्णय हो गया, उसके अनुसार काम करना है ना, कि अपने मन से कुछ कर देना है, कहीं पर गांव सम्मेलन कर दिए, कहीं जा रहे तो कुछ कर दिए। संगठन में जो नीति तय हो चुका है, जो कार्यक्रम तय हो गया, उसके मुताबिक काम करना है, ना कि अपने मुताबिक काम करना है। तो ये एक अंतर उन्होंने बताया। जो सक्रिय हैं, लेकिन सक्रिय किसके लिए है, उससे क्या लाभ मिल रहा है। तो किशन जी उस अर्थ में बहुत और लोगों से ऊंचे नजर आते हैं। और आज फिर जब उनको पढ़ते हैं तो और एक दृष्टि मिलती है। किशन जी को पढ़ के बार बार पढ़ने का मन करता है किशन जी को। और जिसने किशन जी को सुना और वो यदि किशन जी को पढ़े तो लगेगा कि किशन जी बात कर रहे हैं। इतना अच्छा वक्ता तो हमने देखा नहीं, न सुना कभी। जो कितना धैर्य से समझाते हुए गूढ़ बात को भी सरल शब्दों में बतला देना, ये तो गजब की प्रतिभा उनमें थी। जो लोग भी उनका एक बार सुन लिया वो तो उनका मुरीद हो गया किशन जी का। तो हम लोग भाग्यशाली हैं, किशन जी के साथ हम लोग रहे, काम किए हैं, उनसे बहुत सीखा हम लोगों ने है। और उन्हीं के रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं, किशन जी के बताए रास्ते पर। और किशन जी जी को बहुत उनको ये हुई जी, किशन जी के बहुत मैंने नजदीकी लोगों ने उनके साथ ये किया। उनको अपने अपने स्वार्थ की वजह से लोग हट हट गए, लेकिन कभी किशन जी ने कभी कुछ कहा नहीं, कभी चर्चा भी नहीं की। मैंने बहुत तकलीफ रहे, वो बहुत पीड़ाओं को पहुंची, बहुत व्यथित हुए, लेकिन कभी उन्होंने चर्चा तक नहीं की कि मैंने ऐसा हुआ है ना। किशन जी के बारे में क्या बोले। और किशन जी, मित्रों, हम लोग छोटा जी भी कार्यक्रम करते आते थे, किशन जी पटना में मुजफ्फरपुर आते थे, छोटा छोटा कार्यक्रम में भी किशन जी पहुंचते थे। तो ये तो किशन जी में खूबी थी। और वो फिर नए लोगों से भी बात करने के लिए हम तैयार रहते थे। जैसे कई बार लोग कहते थे कि किशन जी वो समाजवादी एकता की लोग बात करते थे कि समाजवादी एकता हो है नहीं, सब लोग मिल जाएं। किशन जी उसको बेकार मानते थे, कहते थे कि इन समाजवादियों को भगवान भी एक नहीं कर सकते हैं। ये लोग नए लोगों की तलाश में रहे, नए कार्यकर्ता की तलाश में रहे। हाँ, जीवन भर वो क्या कहते हैं कि नए लोगों की तलाश में रहे, नए कार्यकर्ता बनाया भी उन्होंने, बनाया भी किशन पटनायक ने। शायद इतने प्रतिबद्ध कार्य जितने कार्यकर्ता किशन जी ने बनाए आज के भौतिकवादी युग में, उतने शायद ही किसी ने बनाए होंगे। निष्ठावान कर देख, सुनील को देखिए, कई लोग हमारे साथी हैं, शिवपूजन जी हैं, कई लोग ऐसे हैं जो आदर्श पुरुष के रूप में रहे। जी शुक्रिया नवीन जी, आपने इतने मन से और इस तन्मयता के साथ किशन पटनायक जी को याद किया और इस बातचीत में सामयिक वार्ता की चर्चा हुई, अशोक सक्सेरिया जी की हुई और किशन पटनायक जी के लिखे विभिन्न आलेखों और उनके संग्रहों की चर्चा हुई। उनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक भारतीय राजनीति पर एक दृष्टि, इसकी भी चर्चा हुई। और मैंने जानबूझकर आज की इस कड़ी में इस पुस्तक की भूमिका के कुछ अंश यहां पर रखे और चलते चलते पुनः इसी भूमिका के कुछ अंशों के साथ हम इस बातचीत को समाप्त करेंगे। भारतीय राजनीति पर एक दृष्टि, किशन पटनायक जी की महत्वपूर्ण पुस्तक, जिनमें गतिरोध, संभावना और चुनौतियां, इन तीनों ही दिशाओं में बातचीत होती है। और यह भी एक कितनी जरूरी बात है और कितनी महत्वपूर्ण और ध्यान देने वाली कि जब भी किशन पटनायक
गतिरोध की बात करेंगे तो वे संभावना भी देखेंगे, वे विकल्प भी देखेंगे। वे चुनौतियों की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं उम्मीद की बात भी करेंगे। और जो बात अभी नवीन जी ने भी कही कि अगर कोई साथी, कोई कार्यकर्ता किसी बात को असंभव कह रहा है तो उसको मना करेंगे। असंभव नहीं है, मुश्किल है। हो सकता है किसी के लिए वह असंभव लगे, असंभव नहीं, असंभव लगे, मगर किसी के लिए मुश्किल लगे, और किसी और के लिए वह आसान भी लगे, या कोई और उस मुश्किल को आसानी से उसका समाधान निकाल ले। तो इस तरह सिर्फ गतिरोध की बात कभी नहीं करते हैं किशन पटनायक, समस्याओं की बात करते हैं और उनका समाधान भी देते हैं। एक बड़ा चिंतक, एक बड़ा विचारक यही करता है। जिस दृष्टि संपन्नता के साथ वे अपनी बात रखते हैं और लोगों के बीच जाते हैं, यह बोध उनके भीतर इसलिए भी गहराया और नवीन जी जैसे तमाम लोगों पर उसका प्रभाव पड़ा क्योंकि वह बिल्कुल लोगों के बीच जाने से और उस खांटी जीवनानुभव के कारण से उत्पन्न हुई दृष्टि है जिसकी वे बात करते हैं। लोगों को सहज जोड़ने की जो अपनी उनकी वृत्ति है वह उनको बड़ा बनाती है। तो मैं अशोक सक्सेरिया और सुनील जी की भी चर्चा हुई, इन दोनों के संपादकीय के एक दो अंशों को पढ़कर इस कार्यक्रम को विराम देता हूं। मैं एक हिस्सा और पढ़ता हूं जिसमें किशन पटनायक जी को लेकर ये दोनों संपादक क्या सोचते हैं, इसे हम सुनते हैं मित्रों। इस संपादकीय में लिखा गया है, किशन पटनायक आजाद भारत के उन बिरले लोगों में से थे जो चिंतन और कर्म दोनों के स्तर पर निरंतर सक्रिय रहे। किशन पटनायक आजाद भारत के पिछले दशकों के उन बिरले लोगों में से थे जो चिंतन और कर्म दोनों के स्तर पर निरंतर सक्रिय रहे। अन्यथा विचार और कर्म का अलगाव हमारे युग की एक प्रमुख समस्या है। जो बुद्धिजीवी लिखते, पढ़ते और बहस करते हैं वे वास्तविक जमीन से कटे, अलग वातानुकूलित दुनिया में रहते हैं, और जो कर्म क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं वे ज्यादा चिंतन मनन, पठन पाठन की जरूरत नहीं समझते। यह भी एक सामाजिक गिरावट का लक्षण है। इस प्रवृत्ति के खिलाफ संघर्ष का एक प्रतीक किशन पटनायक स्वयं थे। इसका असर उनके लेखन पर भी दिखाई देता है। सामयिक वार्ता के संपादक के रूप में, वैकल्पिक राजनीति के प्रवाहक के रूप में और भारतीय समाजवाद की लुप्त होती धारा के बिरले प्रवक्ता के रूप में उन्होंने लगभग हर महत्वपूर्ण राजनैतिक सामाजिक घटना पर टिप्पणी की और उसे एक वैचारिक परिप्रेक्ष्य में रखने की कोशिश की। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किशन पटनायक का योगदान कितना महत्वपूर्ण है हमारे समाज में, हमारी भारतीय राजनीति को समझने में। और जब भी हम किसी दोराहे पर खड़े होते हैं, जब भी हम कहीं विकल्पहीन की अवस्था में पहुंचते हैं, तो विकल्पहीन नहीं है दुनिया, हमें याद आती है। और जब इसकी याद आती है तो निश्चय ही किशन पटनायक की भी याद आती है। बहुत बहुत आभार नवीन जी, आप तमाम तकनीकी बाधाओं के बीच हमारे साथ बने रहे। यह आपका प्रेम है और किशन पटनायक हमारे प्रति और किशन पटनायक जी के प्रति आपका आग्रह है कि आज आपको हम सभी लोग सुन सके। बहुत बहुत आभार आपका और तमाम मित्रों का जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, और उनका भी जो किसी कारण से अभी नहीं तो बाद में देखेंगे। शुक्रिया मित्रों, शुभ रात्रि। ठीक, नमस्कार।